हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज संडे संडे के दिन हम लोग वीकली कंपैरिजन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सप्ताह के अंदर जितना भी महत्वपूर्ण समसामयिक घटना है, जितना भी महत्वपूर्ण बर्निंग टॉपिक है, जो आपका न्यूज़पेपर में आता हो, न्यूज में आता हो, या फिर आपका इर्द गिर्द जो सवाल बन सकता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैं उसी पे बात करता हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। तो इसको हम लोग वीकली कंपैरिजन कहते हैं। वीकली कंपैरिजन में यानी आपका 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर का ये सारा आपके पास सारा क्वेश्चन होने जा रहा है और सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप एक बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका सारा चीज एक पूरे सप्ताह का जो भी टॉपिक आया है, जो भी घटना घटा है, सारा चीज आपका यहीं पे आपको दिख जाएगा। चलिए प्रारंभ करता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 128 साल बाद किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले कोई ना कोई खेला खेला जाता होगा, क्योंकि अभी आप ओलंपिक देखते हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ, कितना टॉप ओलंपिक हुआ टोक्यो में, 32वां ओलंपिक हुआ। 32वां संस्करण था टोक्यो में, ठीक है, जहां से नीरज चोपड़ा जो है क्या गोल्ड लेके आए थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपका क्रिकेट को शामिल किया होगा। तो ये देखिए, ये जो है ना क्रिकेट, जो लास्ट टाइम जो खेला गया था क्रिकेट, पेरिस एक ओलंपिक, पेरिस फ्रांस में एक जगह है, आप लोग को मालूम है, ठीक है। तो पेरिस में जो है आपका क्या हुआ था, ओलंपिक हुआ था। ये कब हुआ था भैया? ये हुआ था आपका पेरिस ओलंपिक 1900 में, लास्ट टाइम तभी खेला गया था। याद रखिएगा, कहेगा कि लास्ट टाइम जो है आपका क्रिकेट को कौन सा ओलंपिक में खेला गया था, तो कह दीजिएगा कि पेरिस ओलंपिक में। और ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत ही होता है आपका पहला खेल 1896 में खेला गया था, आप लोग जानते हैं। और पेरिस ओलंपिक में पहली बार भारत जो है शामिल भी हुआ था। तो लास्ट टाइम इसी ओलंपिक में आपका क्रिकेट खेला गया था 1900 में। और ये खेला कौन था? तो आपका ब्रिटेन खेला था, यानी इंग्लैंड कहिएगा, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस खेला था, ठीक है। इसमें आपका ब्रिटेन फ्रांस खेला था, इसमें फ्रांस पराजित हुआ था और ब्रिटेन आपका विजय हुआ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज से 128 साल पहले पेरिस ओलंपिक में 1900 में क्रिकेट लास्ट टाइम खेला गया था। उसके बाद क्रिकेट को बैंड कर दिया गया। अब 128 साल बाद, कहने का मतलब है 128 साल बाद फिर से क्रिकेट को जोड़ा जाएगा। तो क्रिकेट को क्या जोड़ा जाएगा? T20 फॉर्मेट में होगा। कौन सा फॉर्मेट में होगा? T20 फॉर्मेट में होगा। जो ओलंपिक का जो समिति होता है, ठीक है, उस समिति के द्वारा इस बात को जो है स्वीकार कर लिया गया है। और अभी 141वां ओलंपिक समिति का बैठक अपना मुंबई में भी हो रहा है, ठीक है। आप लोग जानते हैं लास्ट टाइम मुंबई में ये बैठक हुआ था, आज से कहने का मतलब है 1983 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और वो 86वां बैठक था। इस बार जो हो रहा है वो कैवां बैठक हो रहा है? 141वां बैठक हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां बैठक अभी मुंबई में हो रहा है, ठीक है। मोदी जी इसका उद्घाटन भी किए हैं। इससे पहले कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था, वो 86वां बैठक था। और कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहां पे कहिएगा? दिल्ली में, ठीक है। तो इसी समिति के द्वारा फैसला किया गया है कि 128 साल बाद फिर से आपको क्रिकेट को जोड़ा जाएगा। और ये कौन सा ओलंपिक से ये शुरू किया जाएगा? तो कह दीजिएगा कि लॉस एंजलिस ओलंपिक होगा 1928 में। कब होगा? 1928 में। ये ज्यादा गिजिर गिजिर हो गया है, तो 1928 बोलना गलती हो गया है। 2028 देखिए, कभी कभी बोलने के फ्लो में पता नहीं चलता है कि क्या बोला जा रहा है, तो थोड़ा भावना को समझ जाइए कि ये कब की बात कर रहा है। तो लॉस एंजलिस ओलंपिक होगा आपका 2028 में। उसी में आपका ये जो है क्रिकेट कौन सा फॉर्मेट होगा? T20 फॉर्मेट होगा, ये याद रखिएगा। T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। लास्ट टाइम कब खेला गया था? तो क्या कहिएगा? पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, 1900 में खेला गया था। कौन किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। फ्रांस हार गया था, ब्रिटेन जीत गया था, ठीक है। और इसका जो है फैसला कौन लेता है? तो फैसला आपका लेता है ओलंपिक समिति। इस बार टोटल कुल जो है 5 खेलों को ऐड किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 खेल में से आपका एक बेसबॉल है, ठीक है। उसके बाद फ्लाइंग फुटबॉल एक होता है, वो भी है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और क्या उसको वो और एक खेल है, ठीक है। कई सारे खेल है, मगर जो महत्वपूर्ण खेल है उसी को अब तो बेसबॉल याद रखिएगा, ठीक है। फ्लाइंग फुटबॉल भी याद रख सकते हैं। और ये और एक खेल है, ठीक है, जो अब महत्वपूर्ण चीज है, मैं उसी को बता रहा हूँ। 5 खेल को ऐड किया गया है, उसमें से आपका एक क्रिकेट है। और कहाँ पे खेला जाएगा? लॉस एंजलिस। तो ये कैवां संस्करण होगा आपका ओलंपिक का? तो कहिएगा कि ये 34वां संस्करण होगा, ठीक है। 34वां संस्करण कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका का एक प्रांत है, ठीक है, कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया वही लॉस एंजलिस है। और यहीं पे हॉलीवुड है, हॉलीवुड का नाम सुने होइएगा। तो कैलिफोर्निया का जो है एक डिस्ट्रिक्ट है हॉलीवुड, और वहीं पे जो है फिल्म का क्या बहुत बड़ा बड़ा स्टूडियो था पहले के जमाने में, ठीक है। तो वहीं से फिर हम लोग हॉलीवुड शुरू, तो वही लॉस एंजलिस में आपका होने वाला है 34वां संस्करण। कैवां संस्करण कहिएगा? 34वां। अभी टोक्यो में हुआ था, कैवां संस्करण था? 32वां संस्करण था। 33वां संस्करण कहाँ होगा? फिर वो भी आपका फ्रांस में होगा, ये याद रखिएगा। और ये जो 33वां संस्करण जो आपका 1924 में होगा, तो ये क्या होगा? शताब्दी होगा। यानी ये 2024 ना कीजिएगा जी, 1924 बार बार क्या बोलता है। 2024 में जो आपका 33वां संस्करण फ्रांस के पेरिस में होगा। तो इससे पहले 1924 में भी आपका यहीं पे हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में ही हुआ था, फ्रांस में हुआ था वो ओलंपिक, ठीक है। तो 100 साल बाद जो है आपका
फ्रांस में फिर 2024 में आपका ओलंपिक होगा। तो कैवा संस्करण कहिएगा, 33वां, 34वां कहाँ होगा तो लॉस एंजलिस में होगा। 35वां भी संस्करण का घोषणा कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में। कहाँ पे कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। यहाँ पे लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। कैवा संस्करण होगा 35वां, और वो कब होगा 2032 में होगा, याद रखिएगा। तो अभी आपको हम बहुत सारा चीज बता चुके हैं, शायद आपको ब्रेन से अलबल हो रहा होगा। देखिए फिर से हम एक बार आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये लगाना है कि 32वां जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है आपका टोक्यो में हो गया। 33वां कहाँ होगा, फ्रांस में होगा, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में होगा, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि 1924 में जो है आपका ये फ्रांस में ओलंपिक हुआ था, और 100 साल मतलब शताब्दी पूरा होने की वजह से ये आपका यही किया जाएगा। कब होगा ये 2024 में। फिर 2028 में कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में होगा। वो कौन सा संस्करण होगा, आपका 34वां संस्करण होगा। और उसी संस्करण में आपको किसको जोड़ा जाएगा, क्रिकेट को जोड़ा जाएगा। क्रिकेट सब लास्ट टाइम कब खेला गया था, तो वो भी फ्रांस से ओलंपिक में खिलाया गया था। कब, 1900 में खिलाया गया था। किसके बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। हारा था कौन, फ्रांस, और जीता था ब्रिटेन। तब से जो है क्रिकेट को बैन कर दिया गया। क्रिकेट कौन सा फॉर्मेट में होगा, T20 फॉर्मेट में होगा, ठीक। अब 34वां संस्करण हो गया। 35वां कहाँ होगा, तो 35वां ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है। और वो कब होगा, 2032 में होगा। और अभी बोले थे ओलंपिक समिति का बैठक के बारे में, तो अभी फिर आगे में भी क्वेश्चन है, फिर से बता दें। ये जो है 141वां ओलंपिक समिति का बैठक हो रहा है, अपने मुंबई में हो रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं, ठीक है। जो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाक जी हैं, ठीक है ना। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 40 साल पहले 1983 में नई दिल्ली में हुआ था, और वो कैवा बैठक था, 86वां बैठक था। उसी समिति के द्वारा जो किस खेल को खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, वो शीर्ष निकाय है, उसी के द्वारा जो है ये फैसला लिया जाता है। बात समझ गए हैं। तो इस बार 5 खेल को जोड़ा जाएगा, आपका लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस में आपका इसमें बेसबॉल है, क्रिकेट है, ठीक है, फ्लाइंग फुटबॉल है, ठीक है, स्क्वैश है, ठीक है। ये आपको तो याद रखना है, स्क्वैश, उसके बाद बेसबॉल, क्रिकेट, 5 टोटल किया गया है। तो ये सर आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से आपका ओलंपिक से और क्या क्वेश्चन, क्योंकि देखिए भारत में इस बार जो है ये ओलंपिक समिति का बैठक हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत बोला है, मोदी जी भी बोले हैं, कई नेता जो है गणमान्य नेता है वो भी बोले हैं कि हम लोग जो है ओलंपिक कराने के लिए भारत तैयार है। समिति का बैठक होने का मतलब यही है कि हो सके 2032 के बाद ओलंपिक जो है, अगला ओलंपिक अपना इंडिया को ही मेजबानी दे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बहुत बड़ी बात हो जाएगा। जब हम लोग राष्ट्रमंडल खेल किए थे तो वो भी बहुत बड़ी बात था। तो ये आपके लिए आपका ये हॉट टॉपिक आने वाला जो भी एग्जाम है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए ओलंपिक का जो ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या, ये आपका जो है महादेश, जो महादेश है ना आपका, महादेश को प्रतिनिधित्व करता है। तो रेड जो है ये किसको, अमेरिका को कर रहा है, ठीक है। क्या कहिएगा, ये अमेरिका महादेश को करता है। और ये जो है, अब ये जो देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश को करता है, ऑस्ट्रेलिया महादेश को। और ये जो है, ये ब्लैक जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप को करता है। किसको कहिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को कहिएगा, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और ये जो है एशिया महाद्वीप को करता है, ये याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप। और ये वाला जो है, ये वाला आपका यूरोप को करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है ये आपका। और इसका जो है पहली आधुनिक ओलंपिक हुआ था कब, 1896 में। और समिति का स्थापना कब हुआ था, 1894 में। ये आपको याद रखना है। इसके पहले भी हम एक वीडियो में बता चुके थे सारा चीज ओलंपिक के बारे में, फिर थोड़ा सा आपको हम बता दिए हैं कि आप ये सारा चीज, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं ओलंपिक समिति का 141वां वर्ष सम्मेलन शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई में किया। ये बात आपको बता दी है। इससे पहले 83वां हुआ था, सॉरी 86वां हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, आज से 40 साल पहले। वो कैवा संस्करण था, 86वां संस्करण था। कब हुआ था, 1983 में हुआ था, ठीक है, जो अभी आपको बोले। अब आइए, भारत और श्रीलंका के बीच 40 वर्ष बाद जो है यात्री नौका सेवा फिर से शुभारंभ किया। जो हम लोग का जो है नौवहन मंत्री जो है ना, सर्बानंद सोनोवाल, उसी के द्वारा जो है इसको क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। आपका नागापट्टिनम से शुरू होगा और श्रीलंका में जाएगा। 40 वर्ष बाद ये घटना हुआ है। तो ये बात आपको याद रखना है। कहेगा कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो 40 वर्ष के बाद जो है नौका यात्रा सेवा प्रारंभ किया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि श्रीलंका कहिएगा। ये जो है इसका शुभारंभ किसने किया था, सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। पत्तन एवं पोत मंत्री वही है, सर्बानंद सोनोवाल जी, ठीक है ना। ये सेवा जो है भारत के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांकेश तुरई, ठीक है, यहीं तक जाएगा, ठीक है। श्रीलंका के कांकेश तुरई के बीच शुरू किया गया है। इससे क्या है, इस नौका सेवा का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, जो अभी आपको हम बता चुके हैं। तो ओलंपिक के बारे में ये सारा चीज आप याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। चलिए आगे आते हैं। आगे का क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिटेल इस वजह से करना था क्योंकि कल ही का घटना है, ठीक है। और ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है कोई भी प्रत्येक एग्जाम के लिए, क्योंकि क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। फिर क्रिकेट में देखा जाएगा बैटिंग बॉलिंग। तो ये कहने का मतलब यही है। अब कल देखिए कितना शानदार जीत किया अपना भारतीय टीम, ठीक है। पाकिस्तान को सुता सुता के पानी पिलाया, 7 विकेट से जीता है इंडिया, ठीक है। चलिए आते हैं।
असरुल इस्लाम आतंकवादी संगठन, ये थोड़ा सा चर्चा में आ गया था। ये बांग्लादेश का संगठन है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मेरा पुराना जाके वीडियो देख सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। आतंक एकदम बढ़िया से बता देते, बस आज सिर्फ रिवीजन होगा, ठीक है ना। तो असरुल इस्लाम आतंकवादी कहाँ का है? बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश जो है आजाद कब हुआ था? 1971 में हुआ था, ठीक है। किससे? पाकिस्तान से अलग हुआ था, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी जो है उस टाइम इन लोग को बहुत ज्यादा मदद की थी। चलिए, पश्चिमी अफगानिस्तान में ईरान से लगी सीमा के पास भूकंप आने से लगभग 2400 लोगों का मृत्यु हो गया है। भूकंप की तीव्रता कितने मापी जाती है? तो सबसे पहली बात है ये जानिए कि भूकंप जो है भूकंप को जो मापते हैं तो किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और देखो, दो चीज होता है, एक होता है ना मर्केली स्केल। मर्केली स्केल से भूकंप में जो क्षतिपूर्ति होता है उसको नापा जाता है, और भूकंप जो मापते हैं उससे सिस्मोग्राफी से मापते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्मोमीटर, एक होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का मतलब ये होगा कि कोई स्थान है वहां पे रख दिए, कहीं पे भी कभी भी अगर भूकंप आएगा तो ऑटोमेटिक उसको मेजरमेंट कर लेगा, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोमीटर क्या है? कहीं गए और वहां पे लगा दिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिस्मोमीटर। तो हम लोग का इंडिया में लगभग 5-6 जगह है जो सिस्मोग्राफ लगा हुआ है। दिल्ली में है, मुंबई में, पुणे में है, हैदराबाद में है, कलकत्ता में है, कहीं कहीं लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक रीड करता है। तो किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। एक मर्केली स्केल, क्षतिपूर्ति मापा जाता है। इसके बारे में हम बच्चा से बता चुके हैं। अभी 2 जगह आपका बहुत बुरी तरीके से भूकंप आया था। एक याद रखिएगा, मोरक्को में आया था, ठीक है ना। मोरक्को की राजधानी रबात है, वहां पे 6.8 मीटर, मतलब वहां 7.8 के ही करीब आया था, तीव्रता का भूकंप आया था, ठीक है। और उसके बाद आपका अफगानिस्तान में आया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये भूकंप क्या होता है ना, कई प्रकार से होता है। जब ज्वालामुखी की वजह से भी हो सकता है, प्लेट विवर्तनिक, 2 प्लेट के टकराने से होता है ना। आपका क्या बोला, अभी सारी संरक्षित प्लेट होता है, उसकी वजह से ये सब घटना होता है। तो ये आपका 6.3% आया था, ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है? काबुल है। और यहाँ पे किसका सरकार है? तो तालिबान का सरकार है। यहाँ से अब अशरफ गनी का सरकार कब खत्म हुआ? तो 2021 में। अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान से कब वापस चला गया? तो क्या कहिएगा? 21 अगस्त 2021 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते चलते हैं, एकदम आराम आराम से समझिएगा। सामिया सुलह हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं जो पहली बार आधिकारिक यात्रा पर? तो देखिए, ये जो है ना आपकी तंजानिया, हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, आपका जो है ये तंजानिया की राष्ट्रपति है यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ की है? तंजानिया की है, ठीक है। और इसको जो है ना अभी जेएनयू, आपको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान भी किया गया है। ये सामिया सुलह हसन है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये भी बात जानिएगा। और इसका पहला आधिकारिक हम लोग के यहाँ पे ये भी आपका के यात्रा भी हुआ है, ठीक है। तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा है, ये बात तो आपको बिल्कुल याद रखना है। युगांडा का राजधानी कंपाला है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, इथियोपिया का राजधानी अदिस अबाबा है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। सारा डिटेल हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, अगर ज्यादा पढ़ना है तो आपको यहाँ पे विक्टोरिया झील के बारे में बताते हैं। आपका यही जो है तंजानिया से सीमा साझा करता है, युगांडा, तंजानिया और केनिया के बीच आपका जो है विक्टोरिया झील है, ये ग्रेट झील में से आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस सुनते चलिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे देने के लिए घोषणा किया गया है? तो देखिए 3 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक जो है घोषणा किया जाता है, और ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। इकोनॉमिक्स जो है, ये जो महिलाओं का बाजार में जो प्रतिनिधित्व को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा उसके लिए ये जो है इसको पुरस्कार दिया गया है। ये अमेरिकी है, ठीक है, क्या कहिएगा? ये अमेरिकी है। और इसको ये कौन है? गोल्डिया गोल्डन है, ठीक है। ये गलत है, ये थोड़ा सा उलट जाएगा। गोल्डिया पहले है, गोल्डन बाद में, ये आप इधर कर दीजिए गोल्डन, ठीक है। ये आपका गोल्डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है गोल्डिया गोल्डन को इस बार का अर्थशास्त्र का। देखिए जब अर्थशास्त्र का बात आया है तो यहाँ पे आप 3 पुरस्कार को हमेशा याद रखिएगा। देखो साहित्य का, ठीक है, अगर साहित्य का पुरस्कार कहेगा तो इस बार क्या कहिएगा? जॉन फोसे को दिया गया, नॉर्वेजियन लेखक है, ठीक है। बच्चे पे भी बहुत सारे बुक लिखते हैं। उसके बाद आपका क्या? शांति का कहिएगा तो आप मोहम्मदी को कहिएगा, ठीक है। ये आपका ईरान का एक महिला है, ठीक है, मानवता मतलब महिला अधिकारों की बात करता है, वकील भी है, उसको 31 साल का सजा भी हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखना है। और ये अभी जो है आपका अर्थशास्त्र के लिए किसको दिया गया है? गोल्डिया जो है ये आपका किसको दिया है? गोल्डन को दिया गया, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी को याद रखिएगा। ये 3 हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं आपका ये चिकित्सा, ये तीनों भी बताए हैं आपका पीछे में वाला वीडियो में, सारा चीज बता चुके हैं। तो ये बात याद रखना है। इस महिला को लेबर मजदूर के मार्केट के क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये हेवर्ड विश्वविद्यालय प्रोफेसर, चलिए वही बात है जो हम बोले हैं, ठीक है। ये जो है आप हेवर्ड यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर भी है। देखिए नोबेल के बारे में हम एकदम पूर्णतः विस्तार पूर्वक बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। बस ये जानिएगा
कि नोबल जो है 6 क्षेत्रों में दिया, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और 1968 में घोषणा किया, 1969 से अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था बस, ठीक है। और वहां का जो है आपका सेंट्रल बैंक का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा ये पुरस्कार, और इसको जो है डुप्लीकेट नोबल भी कहा जाता है, क्योंकि नोबल समिति इस पुरस्कार को इतना ये जो है नहीं मान्यता देता है। बहुत आदमी का मानना था कि ये पुरस्कार की शुरुआत नहीं किया जाए, क्योंकि नोबल जो अपना वसीयत किए थे 1895 में, क्योंकि 96 में तो अल्फ्रेड नोबल का मृत्यु हो गया, तो उसने वसीयत 5 में किया था। बाद में लोग जो है इसको जोड़ दिया उसके जो है ये शताब्दी इसमें, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जितना कीजिएगा उतना लंबा चला जाता है। चलिए आते हैं, भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कौन है? मुंद्रा बंदरगाह, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अभी अडानी पोर्ट के साथ इसको विलय कर दिया गया है, ठीक है ना। इसका जो है 25 वर्ष पूरा हो गया। ऐसे कहेगा कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन है, तो मुंबई पोर्ट कहिएगा सबसे बड़ा, विशाखापट्टनम का है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और निजी बंदरगाह कहेगा तो मुंद्रा बंदरगाह कहिएगा। ये आपका कथिया कक्ष की खाड़ी देखिए, अपना गुजरात है ना, देखिए यहाँ, तो ये आपका कौन हो जाएगा? कठियावाड़ तट हो गया, यहाँ खब्बात की खाड़ी, यहाँ पे ये आपकी कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बंदरगाह है, ये याद रखना है आपको हमेशा, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो ये आपके 2-3 तट होता है जिसको आपको याद करते चलना है। ये गुजरात राज्य की कच्छ के जिले में कच्छ की खाड़ी के पास मांडवी बंदरगाह के पूरब में स्थित है। भारत का लगभग भाड़ का टोटल जो भाड़ होता है, जो हम लोग आयात निर्यात करते हैं तेल का हो या कंटेनर का हो, तो कितना करते हैं? 33% कंटेनर की यात्रा इसी बंदरगाह से किया जाता है, ठीक है। अब आइए, विश्व एशियाई खेल में जापान के नागोया, देखिए क्या कहने का मतलब ये है कि अभी आपका एशियन गेम हुआ था, कहाँ पे हुआ था? 19वां संस्करण हुआ था आपका चीन के हांगजो में, याद रखना है। तो 20वां संस्करण आपका कहाँ होने वाला है? 20वां होने वाला है आपका जापान के नागोया में, ठीक है। क्योंकि सर पूछ देगा तो फंस जाइएगा, अभी हॉट टॉपिक में है। तो भारत इस बार टोटल 107वां पदक लेके आया था। कैवां पोजीशन? तो चौथा पोजीशन, पहला में कौन था? चीन, दूसरा में जापान, तीसरा में दक्षिण कोरिया, चौथा में भारत। 107 पदक के साथ हम लोग कैवां चौथा स्थान पे थे। अगला 20वां कहाँ होगा? तो क्या कहिएगा? नागोया में। चलिए थोड़ा सा 18 से में आता है। 18 कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया। 19वां कहाँ हुआ? चीन के होंगजू जापान में, सॉरी होंगजू चीन में। और 20वां कहाँ होगा? जापान के नागोया में होगा। सबसे पहला कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको याद, इस बार जो एशियन गेम हुआ था भारतीय टीम की तरफ जो है, इसका जो है किसको स्पॉन्सर कर रहा था? तो अमूल, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं से आपका जो है नीरज चोपड़ा आपका लेके आया था गोल्ड मेडल। कल जो है उसको किसके लिए नामित कर दिया गया? एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए उसको नामित किया गया। चलिए आगे बढ़े, बस सुनते चलिएगा। ये सारा चीज हम बता चुके हैं पीछे के वीडियो में, आज रिवीजन करा रहे हैं। संडे के दिन कंपलेशन होता है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पहली बार हो रहा है? आपका केरल के कोच्चि में हो रहा है। बस इतना समझते चलिएगा, ज्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे। ये आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान का अकादमी द्वारा किया जाता है, पहली बार हो रहा है वहां पे। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं, उसी ने जो है इसको उद्घाटन किए हैं। यह आयोजन केरल में पहली बार किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, कौन अकेडमी के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय कृषि अकेडमी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, केरल के कोच्चि में समापन। केरल के बारे में जान रहे हैं, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल जो है अपना नाम केरलम करने की, केरलम जो है उत्सव भी मनाने का घोषणा कर दिया है, ठीक है ना। चलिए आइए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने सुडायर और सौर ऊर्जा संयंत्र का दौरा किया है। ये किस देश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है? तो कहने का मतलब ये हुआ, एक सुडायर जो है सौर संयंत्र है, किस देश का है? तो आप जानते हैं सऊदी अरब बहुत ज्यादा अभी ये सब हॉट में बना हुआ है। क्यों? इजराइल और हमास के बीच जब से युद्ध हुआ है, जितना भी अरब कंट्री है, ठीक है, मुस्लिम कंट्रियां हैं, सारा अभी लाइमलाइट में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी याद रखिएगा। वहीं पे आपका जो है क्या है? सौर ऊर्जा संयंत्र है, तो वहां पे कौन लग जाएगा? सऊदी अरब का सबसे बड़ा है। सबसे खासियत ये कि भारतीय कंपनियों द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। भारतीय कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा सौर संयंत्र है। और वहीं पे हम लोग का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह वहीं आप क्या गए थे। तो सऊदी अरब के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सऊदी अरब का राजधानी रियाद है, सॉरी रियाद है, वहां का मुद्रा रियाद है, ठीक है। यहीं पे जो है आपका था ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अरे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है, ठीक है, उसी का जो है आपका जद्दा में उसका क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। एगो होता है आपका क्या, ट्यूनिसिया में है, ठीक है, अरब लीग का मुख्यालय। तो वो अरब लीग का जो है स्थापना हुआ था आपका, कब हुआ था? 1945 में, ठीक है, 1945 में। और आईओसी का जो हुआ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वाला हुआ है आपको 1969 में, ठीक है ना, 69 में। इसमें टोटल 57 देश है, याद रखिएगा 57। और इसमें टोटल कितना देश है? 23 देश है, ठीक है। तो इसका राजधानी कहाँ है? मिस्र के काहिरा में। और इसका राजधानी कहाँ है? तो क्या कहिएगा? जद्दा में, ठीक है, जद्दा में, जद्दा में आईओसी, याद रखिएगा जद्दा में। टोटल 57 देश। यह भी थोड़ा सा चर्चा में आ गया, इसी वजह से आपको हम बता दिए। तो वहीं पे कहते हैं सुडायर सऊदी अरब, सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है। यूएई के बारे में तो जानते हैं, 7 अरब अमीरात से मिलकर बना हुआ है। क्या फुजेरा है सऊदी, ये क्या बोलते हैं आपका बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, अभी मैं खोलना पड़ेगा। अच्छा बोले हैं तो थोड़ा बता ही देते हैं आपका। सबसे पहले जो है ना अबू धाबी है, ठीक है। अबू धाबी 7 अमीरात मिलकर बनता है। अबू धाबी, दुबई, अजमान, शारजा, ठीक है, रसूल खैमैन, ठीक है, रसूल
हाँ, रसूल कुबैर, उम्मुल खुवैन, रसूल कुबैर, ये टोटल 7 अमीरात बनकर के यूएई बनता है। मिस्र का राजधानी काहिरा है, यमन का राजधानी सना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटाने के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? देखिए, बच्चों को जो कुपोषण के बारे में जानते हैं, अभी भी हम लोग का जो है भुखमरी जो है आपका वर्ल्ड जीएचआई आया ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भी बहुत बुरा हाल है, 111वां स्थान मिला। तो इसी को लेकर के सरकार का अलग अलग पहल चलता है कि कैसे इस चीज को दूर किया जाए। तो कुपोषण की समस्या को निपटाने के लिए स्मृति ईरानी जो है क्या है, सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ये कौन हो जाएगा? क्योंकि बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है, उसने लॉन्च किया है। ये बात आपको याद रखना है। क्या कहिएगा? सामुदायिक प्रबंधन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? स्मृति ईरानी। क्यों किया है भाई? कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए। अब आइए, ये आंगनबाड़ी के स्तर पर कुपोषित बच्चों को पहचान करके प्रबंधन के लिए ये विस्तृत कार्यक्रम है, जिसमें पोषण प्रबंधन, अनुवर्ती देखभाल और ध्यान देना इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो आंगनबाड़ी स्तर पर होगा, बच्चे को चिन्हित किया जाएगा जो भी कुपोषण से, जिसको बराबर आपका क्या बोलते हैं, मिनरल्स नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, खनिज नहीं मिल रहा है, तो उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन आइए, 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन हो चुका है। ठीक है, ये सीसीआई द्वारा किया जाता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोग जानते हैं इसका स्थापना 2003 में होता है। किसमें? 2003 में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सीसीआई बोल रहे हैं, इसका जो है किसके द्वारा किया जा रहा है इसका आयोजन? सीसीआई द्वारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना कि बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक, पब्लिक तक जो भी उत्पादक मतलब उपभोक्ता है उस तक सही से आपका बाजार मुहैया करवाया जाए। ठीक है, तो अभी ब्रिक्स का हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था? अपनी नई दिल्ली में हो रहा था। ये याद रखनी है। इसका जो है ना अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष जो है नवनीत नहीं दिए क्या? हाँ, रवनीत कौर। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर है, इसी के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स देश के बारे में हम पूरा बता चुके हैं। 2024 से फिर 6 देश को शामिल किया गया है। उसमें से आपका अर्जेंटीना है, मिस्र है, उसके बाद इथोपिया है, यूएई है, सऊदी अरब है और ईरान है। ठीक है, अभी टोटल आपका तो इतना है ही। 2010 में आपको किसको? साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था। इसका स्थापना कब कहिएगा? 2009 से इसका जो है या मतलब रेगुलर बैठक हो रहा था ब्रिक्स का, मतलब अध्यात्मक शासन का जो करते हैं बैठक, और इसका स्थापना कब कहिएगा? तो 2001 में जिम ओ'नील के द्वारा किया गया था। इस बार 15वां बैठक कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है। याद रखना है, बस छटाछट और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज बता चुके हैं। अगर आपको आराम आराम से जानना है, डिटेल से जानना है, तो मेरे पीछे वाला वीडियो में जाइए। हम 3-4 क्वेश्चन करने में 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो बनाते हैं, एकदम डिटेल बताते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। 2023 से 25 तक के लिए किस देश को आईओ यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन होता है? ठीक है, आईओआरए। ठीक है ना, तो आईओआरए का स्थापना 1993 में होता है। इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है श्रीलंका को। ठीक है, 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है और इसका उपाध्यक्ष जो है अपना भारत को दिया गया है, भारत को। और अभी जो है इसका मंत्री स्तर का जो है सम्मेलन भी हो रहा था श्रीलंका के कोलंबो में। इतना याद रखना है, मंत्री स्तर का बैठक कहाँ पे? श्रीलंका के कोलंबो में। हम लोग का विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलंबो गए थे और हम लोग क्या है? उपाध्यक्ष हैं 2 साल के लिए। फिर अगला बार जो होगा हम लोग क्या अध्यक्ष बनेंगे? 2023 से 25 किसके पास अध्यक्षता रहेगा? श्रीलंका के पास। ये बात याद रखना। ये क्या है ना, हिंद महासागर में आपको व्यापार के लिए सुगमता, इसमें बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो आईओआरए एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका स्थापना देखिए 1997 में किया गया है। इसका मुख्यालय क्या है? मॉरिशस में है। मॉरिशस का राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। आप लोग जानते हैं। इसमें कुल सदस्य देश की संख्या 23 है। बहुत सारा देश है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ठीक है, इंडोनेशिया है, बहुत सारा देश है। ठीक है, टोटल 23 सदस्य है। कब स्थापना? 1997 में। मुख्यालय मॉरिशस। याद रखिएगा, भारत उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन? श्रीलंका है। कहाँ पे हुआ मंत्री स्तरीय बैठक? कोलंबो में। और इस कहाँ कौन गए थे? तो एस जयशंकर। कौन है? विदेश मंत्री है। विदेश का जो भी होगा काम कौन करेंगे? अपना विदेश मंत्री करेंगे। ठीक है, जैसे ऑपरेशन अजय जो है आपका कहाँ पे? इजराइल से लोगों को बुलाया जा रहा है। घोषणा किसने किया था? तो क्या कहिएगा? यही अपने एस जयशंकर ने किया था। ठीक है, चलिए हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की गई है? तो क्या कहिएगा? 5। चुनाव आयोग का काम है कि लोकसभा और विधानसभा का जो भी चुनाव होगा, मतलब आपका क्या कहते हैं, मतलब स्थानीय निकाय को छोड़ करके जो भी चुनाव का काम करता है, कौन करता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का स्थापना क्या कहिएगा? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अभी मुख्य चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयोग मतलब बहुदलीय चुनाव, मतलब जो है बहुदलीय चुनाव आयोग में 1 से अधिक कब जोड़ा गया था? क्या कहिएगा? पहली बार जोड़ा गया था 89 में, फिर 90 में खत्म कर दिया गया, फिर 93 में जो है फिर 2 सदस्य इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तो चुनाव आयोग कितने भाग में है? क्या कहिएगा? भाग 15 में है। ठीक है, भाग 15 में अनुच्छेद कितना कहिएगा? 324 से शुरू होता है, 329 तक होता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के बारे में क्या कहिएगा? 326 में। ठीक है, तो इतना सारा आप लोग को याद रखना है। 5 स्टेट में होने वाला कौन कौन स्टेट? मध्य प्रदेश में कितना टोटल विधानसभा सीट है? तो क्या कहिएगा? 230। ठीक है, राजस्थान में कितना है? 200। छत्तीसगढ़ में कितना है? 90। तेलंगाना में कितना है? 119। मिजोरम में कितना है?
40। बस इतना याद रखना है, यही 5 जगह होने वाला है। राजस्थान का डेट थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया एक दिन, तो आपको ये चीज याद रखना है। चुनाव आयोग का ये काम है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, ठीक है। चलिए, चुनाव आयोग का जो है आइकन किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को, ये भी याद रखना है। चुनाव आयोग कितने भाग में आता है? तो भाग 15 में। इससे बहुत अच्छा से हम डिटेल कर दिए हैं। अगर ज्यादा डिटेल और जानना है, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में बहुत सारा क्वेश्चन कराना है, लंबा वीडियो हो जाता है। विश्व बैंक और आईएमएफ का वार्षिक बैठक, अभी देखिए, अभी बोले ना मोरक्को के मराकेश में जो है, अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो है वहां पे आपका क्या हो रहा था? बैठक हो रहा था। निर्मला सीतारमण जी वहां पे गई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है मराकेश, और इसमें इस बार जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों जो है भारत का विकास वृद्धि दर कितना रख दिया है? 6.3% कर दिया है, ठीक है। दोनों 6.3% कर दिया है, और आरबीआई कितना रखा है? 6.5%। ये बात आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक, देखिए आईएमएफ क्या है? आईएमएफ पूरा जो है ना आपका क्या मौद्रिक नीति, पूरा विश्व में कैसे मौद्रिक, कैसे अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा जाए, उसका काम किसका है? आईएमएफ का। और वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? जो भी विकासशील और विकसित देश है उसको क्या करता है? धन मुहैया कराना है, लोन देना है, क्योंकि वो कैसे क्या हो, उसका अर्थव्यवस्था पटरी में है और वो आगे है, वहां से भूखमरी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, बहुत सारा चीजें। उसका दायित्व किसको? विश्व बैंक। इसी वजह से विश्व बैंक के पास एक संस्था है, उसी का एक ब्रांच है जिसको आईडीए कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट लोन की खिड़की कहते हैं, ठीक है। उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है आईडीए को। तो विश्व बैंक टोटल 5 समूह से बनता है, याद रखिएगा। मीगा है, आईडीए, आईएफसी है, ठीक है, आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे चले मोरक्को के मराकेश में। मोरक्को में अभी बताया था ना, मोरक्को में भूकंप आया था, ठीक है। तो उसी के मराकेश में हो रहा है, वहां पे पहाड़ है, एटलस पर्वत वहीं पे, ठीक है। आपका जो है मोरक्को वो दिखा है मैप, ये है ना एक जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। फ्रांस और मोरक्को के बीच जोड़ता है, याद रखिएगा। सॉरी, फ्रांस का स्पेन, गलती हो गया है, स्पेन को, ये स्पेन और मोरक्को के बीच जोड़ता है। ये मोरक्को के थे कौन? इब्न बतूता आए थे, किसके दरबार में? एमबीटी के दरबार में। चलिए आगे बढ़ा। भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, भारत के एनसीएक्स। एनसीएक्स क्या है ना? ये जो है ना, ये आपका जो क्या कहते हैं, जो भी सूचना है उसी का जो कहने का मतलब है, कंप्यूटर से जो नहीं, साइबर सुरक्षा क्राइम उराइम करता है, तो उसी का जो है अभी लोग का बैठक करवा रहा था। कौन है हम लोग का वैज्ञानिक सलाहकार? तो अजय सूद है, उसी ने उद्घाटन किया है। कहाँ पे हो रहा था? ये दिल्ली में हो रहा था, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानसिकता कहने का मतलब है, आदमी जानते हैं ना, नेगेटिव सोचता है, मानसिक बहुत ज्यादा विकार है, बहुत लोग इससे प्रभावित है, तो इसी में लोग को जागरूकता के लिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष का थीम क्या है? मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ये बात याद रखिएगा। कहेगा कि इस बार का जो है मानसिक स्वास्थ्य का थीम क्या है? क्या कहिएगा? मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। सार्वभौमिक मानव अधिकार तो आप लोग जानते हैं, कुछ मानव अधिकार ऐसा है कि आदमी को हमेशा है, कहीं पे भी रहे, उसके कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। और इसी का जो है, यही मानव अधिकार की बात कर रहा था नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान की है, जिसको इस बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, दिया जाएगा, ठीक है, 10 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सम्मेलन, जो अभी आपको बता रहे थे, नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए। यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं इससे पहले कब हुआ था? तो क्या कहिएगा? 1983 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 86वां सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। ये बात इस बार कहाँ हो रहा है? 141वां हो रहा है। इसके अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है इस बार? क्या कहिएगा? थॉमस बक है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी, बहुत गणमान्य लोग वहां पे इस बार बैठे हैं, ठीक है। तो ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जून को, ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। किसका? ओलंपिक्स का, ठीक है। लुसाने जेनेवा में, मतलब स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ठीक है। तो ये आप लुसाने आपका उसका मुख्यालय है, इसी वजह से। तो कहाँ पे हो रहा है? मुंबई में हो रहा है, एकदम इस बार याद रखेगा, क्योंकि आने वाले समय में 2032 का ओलंपिक तो हम बोल दिया आपको, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब 4 साल यानी 2036 का ओलंपिक हो सके इंडिया में होगा, ठीक है। अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 8वां आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा। देखिए, ये आयुर्वेद दिवस 2016 से मनाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग का जो आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ठीक है। तो उसने जो है घोषणा कर दिया, और ये कहाँ पे? हरियाणा में इस बार होगा 10 नवंबर को। आप लोग जानते हैं ना, इसका तो नाम धन्वंतरी का नाम जानते होइएगा, ठीक है। ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ठीक है। और इसी के काल में गुप्त वंश जो है, उसी को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल का, है ना। तो उसी के इसमें धन्वंतरी, उसी के याद में 10 नवंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इसमें आयुर्वेद है, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। सरकार इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, जड़ी बूटी पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ाना चाहता है, ये और अच्छा पहल भी है इसका, ठीक है ना। चलिए, तो कहाँ पे होने वाला है? ये 10 नवंबर को ये आपका होएगा। कहाँ पे होगा? हरियाणा में। इस कार्यक्रम को इस बार करने का मतलब फैसला लिया गया है। इस वर्ष का विषय है स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। अगर स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। धन्वंतरी है, चरक है, सब आदमी का। चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहता था, ये भी जो है आपका तो चिकित्सा से ही संबंधित है। यहीं पे आपको कहेगा कि ये प्राचीन है ना, वो क्या आपका क्या बताता है उसको? सर्जरी का कहते हैं, सुश्रुत का नाम नहीं आता है, सुश्रुत का नाम। तो ये आपको थोड़ा सा जान के चलिएगा, पूछ लेता है सब चीज,
आपका हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री जब अभी प्रारंभ देखिए, हिस्ट्री भी प्रारंभ करेंगे हम आपको। किस राज्य के बैगा जनजाति को आवास का अधिकार मिला है? देखिए अब तक टोटल 3 जनजाति को आवास का अधिकार, आवास का अधिकार करने का मतलब ये हुआ, जनजाति लोग जैसे हम और आप, जैसे घर है ना, जाते हैं मार्केट से पिज्जा बर्गर खा के, ये लोग कभी नहीं करता है। ये लोग का क्या है ना कि अपने शिकार करके खाता है, अभी भी लोग अपने, उन लोग का जीवन जो है जंगल में ही बीतता है, ठीक है। तो इसके लिए आवास का अधिकार दिया गया है। आवास का कहने का मतलब घर बना के नहीं देगा, आवास का मतलब उसका जंगल जमीन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई नहीं ले सकता है, वो वहीं पे अपना शिकार करेगा, रहेगा। तो अब तक टोटल कुल 3 जाति को ऐसा किया गया है। आपका एक छत्तीसगढ़ का कमार जनजाति है, फिर आपका क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश का एक आपका जनजाति है, और अभी बैगा जनजाति को भी दे दिया गया। ये कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अब तक कुल 3, चल थोड़ा सा आपको बता देते, लिखा हुआ है कुछ। जनजाति संरक्षण के लिए इसे जरूरी किया गया। अब तक कुल 3 ही जनजाति को आवास का अधिकार प्राप्त हुआ, कमार मध्य प्रदेश और मड़िया। देखिए बताया ना, कमार जो है मध्य प्रदेश का और मड़िया जो है आपका छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का कौन है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अभी बोले छत्तीसगढ़ का विधानसभा सीट 90 को। देखिए अभी वहां पे इलेक्शन होने जा रहा है, इसी वजह से ये सब चीज आपको याद रखना है। कितना विधानसभा सीट? 90। वहां पे कौन है? भूपेश बघेल है, याद रखिएगा, ठीक है। आवास का अधिकार अधिनियम कौन सा अधिनियम? तो 2006 के वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास का अधिकार दिया जाता है। किसको? जनजातियों को। इंडिया में सबसे अधिक कौन सा जनजाति है? तो क्या कहिएगा आपका? कौन कहिएगा? भील जनजाति है, ठीक है, भील जनजाति। टोटल जनजाति का 38% जनजाति है भील, याद रखिएगा, भील भील, ठीक है। जैसे आपका कहाँ पे मध्य प्रदेश, अब आपका राजस्थान, बहुत जगह में पाया जाता है भील, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा। जनजातीय समूह आपका भील ही होगा। कहीं कहीं पहले आपका संथाल आता था, बट आपने भील मानना है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब की गई थी? देखिए 2017 में जो है ना, धन विधेयक के रूप में एक बिल पारित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और उसको जो है चुनावी बॉन्ड, इसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी फॉर्म या कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्या दे सकता है, मतलब अपना कोई चंदा दे सकता है। तो चंदा कैसे देगा? बॉन्ड के थ्रू में देगा। और ये काम कौन करेगा? एक बैंक है आपका एसबीआई बैंक, सिर्फ एसबीआई। एसबीआई बैंक के कोई भी शाखा से जो है आप जाइए और ये क्या कीजिए, वो आप बॉन्ड खरीदिए, और बॉन्ड खरीद करके कोई भी राजनीतिक पार्टी को आप चंदा दे सकते हैं। अगर 15 दिन के भीतर आप उसको अगर नहीं भजाए, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री का राहत कोष में वो पैसा चला जाएगा। ये बात याद रखिए। तो इसी को जो है अभी इस पे विवाद छिड़ा हुआ है। कहा जा रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ना, क्योंकि ये नहीं बताया जाता है कि किसने जो है कितना दिया, बस दिया ने बता के। और इसमें जो है थोड़ा इस नेगेटिव बारे में बता गया कि कोई जो है राजनीतिक पार्टी ज्यादा चंदा लेकर के चुनाव जीत जाएगा, फिर उसका जो है क्या कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ा हुआ है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम किए थे। तो चुनाव बॉन्ड की शुरुआत जो है कब की गई थी? 2018। अधिनियम कब आया था? क्या कहिएगा? 2017 में आया था, ठीक है। ये बात याद रखना है, ठीक है। किस कौन बैंक के द्वारा किया जाता है? एसबीआई। इसका जानते हैं, इसका स्लैब होता है कितना? ये 10 के गुणन में होता है। 1000 दे सकते हैं, 1000 का बॉन्ड ले सकते हैं, 10,000 का ले सकते हैं, फिर 1 लाख का ले सकते हैं, फिर 10 लाख का ले सकते हैं, फिर 1 करोड़ का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना? 1 2 3 4 5 स्लैब है, यानी 10 के गुणन में। 10 को 1000 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो 10,000 होगा, 10,000 को फिर 10 से गुना कीजिएगा तो 1 लाख होगा। तो वैसे 10 का गुणन में दे सकते हैं, ठीक है। एसबीआई बैंक, तो कोई बैंक दूसरे शाखा से नहीं ले सकते, सिर्फ एसबीआई बैंक, याद रखिएगा, सबसे अधिक शाखा वाला बैंक है एसबीआई बैंक का स्थापना 1955 में। कौन समिति? तो गोरेवाला समिति, याद रखिएगा, ठीक है, गोरेवाला समिति। पहले इसको इंपीरियल बैंक और फिर इंपीरियल बैंक के नाम से जाना था। कब? 1921 में। 1921 में इसका स्थापना होता है। फिर गोरेवाला समिति के इससे ये जो 1955 में एसबीआई बैंक बना। ये बात आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़े। हाँ, जितना करिएगा उतना कम हो जाएगा, ठीक है। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो अभी आपको बोल दिए 6.3, और वर्ल्ड बैंक भी 6.3 रखा है। आईएमएफ का स्थापना 1944 में, ठीक है। आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष, इसके जो है महानिदेशक कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। कौन? आईएमएफ के। यह बात इतना समझ गए? चलिए, और इसका जो है अभी वार्षिक बैठक कहाँ पे हो रहा था? मोरक्को के मराकेश में हो रहा था। चलिए, आईएमएफ विश्व विकास दर के अनुमान को घटाकर विश्व का जो विकास दर है उसको थोड़ा घटा दिया है। कितना कर दिया है? 3% कर दिया। और भारत का वृद्धि दर कितना कर दिया? 6.3%। आरबीआई का कहता है 6.5% कहिएगा। आरबीआई के क्या बोलते हैं, कौन अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहिएगा? वो अपने शक्तिकांत दास है, ठीक है। उप गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। चलिए आइए। इसरो के वैज्ञानिक भारत के सहयोग से कहता है कि इसरो जानते हैं ना, क्या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1969 में। इसका जो अध्यक्ष कौन है? ये क्या बोलते हैं आपका सोमनाथ है, याद रखिए, ठीक है। और अभी जो है अपना चंद्रयान मिशन जो गया था, कब गया था? याद रखिएगा, स्मॉल डेट 23 अगस्त को गया था। सॉफ्ट लैंडिंग करवाया था। कहाँ पे? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में। पहला ऐसा स्टेट कंट्री अपना इंडिया, याद रखना है, ठीक है। आदित्य एल 1 भी सूरज के अध्ययन के लेके भेजे पहली बार। तो ये सब चीज मोटा मोटी जो भी चीज है याद रखना है आपको। तो आदित्य एल 1 क्या किया? PSLV-C 57 से किया है, तो ये सब याद रखना है। इसरो का वैज्ञानिक भारत के सहयोग से
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में जो है स्पेस ऑनविल, कहने का मतलब है इसरो जो है अभी अब किसके तरफ विज्ञान भारती के सहयोग से क्या कर रहा है, आपका यहाँ पे जो है पूर्वी सियांग में जो है ना एक स्पेस ऑनविल कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो ये किसके लिए किया गया, इसका उद्देश्य है कि क्षेत्र के विद्यार्थी को और जिज्ञासु को उनके द्वारा उपग्रह संचार प्रणाली प्रक्षेपण को जो है जानकारी प्रदान करने के लिए ये आपका किया गया है, ठीक है ना। तो क्या कहिएगा, अगर कोई कहेगा कि स्पेस ऑनविल जो है आपका शुरू किया गया अरुणाचल प्रदेश में, किसके सहायता के, तो क्या कहिएगा, विज्ञान भारती के सहायता से, ठीक है। तो इसरो के बारे में तो आपको बता ही दिए। चलिए, और ये सब जब सतीश धवन केंद्र से छोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में पड़ता है। आइए, संचार प्रणाली प्रक्षेपण यान की जानकारी प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जानते हैं, दो होता है, एक राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाते हैं। 2011 से मनाना प्रारंभ किए। इस वर्ष का विषय क्या है, बालिकाओं के अधिकारों में एक निवेश कीजिए और हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। कहने का मतलब है कि अगर हम निवेश करेंगे बालिकाओं पर तो हमारा नेतृत्व होगा और हमारा ही कल्याण होगा। तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं, 2011 से मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखिएगा कब मनाते हैं, 24 जनवरी। 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बार पूछता है सब। तो चलिए आगे पढ़ते चलते हैं हम लोग, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आज बहुत है और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सिताब दयार, आपका सारण जिला देख रहे हैं, सारण, ठीक है। तो वहीं के सिताब दयार में पैदा हुए थे। कब जन्म हुए थे, 11 अक्टूबर 1902 को पैदा हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा, समाजवाद के पर जो क्या थे, समर्थक थे, ठीक है। इसको जो है 99 में क्या एकदम आपका जो भारत रत्न दिया गया था, उसको मैक्सिस पुरस्कार भी मिला है 1965 में, ठीक है। रेमन मैक्सिस, इस बार का रेमन मैक्सिस किसको दिया, रवि किन्नन को दिया गया है। तो आप लोग जानते चलिए, सब जो भी नाम बोलते हैं लिखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो एक पहला भारतीय कौन थे, मैक्सिस पुरस्कार विनोबा भावे जी, ठीक है, 1958 को दिया गया था, ठीक है। रेमन मैक्सिस का स्थापना कब, 57 में, कौन द्वारा, फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े। 11 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है ना। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती जो है कब मनाते हैं, 1902 में जो है सिताब दयार में जो है इसका जन्म हुआ था। फिर इसकी जो है मृत्यु कब हो गया, 1979 को। ये बात याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति दिए थे 1974 में, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। इंदिरा गांधी के घोर विरोधी हो गए थे, ठीक है। तो हम लोग 11 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। मेरा युवा भारतीय स्वच्छता निकाय के स्थापना की मंजूरी दे। कहने का मतलब ये क्या है, मेरा युवा जो है भारत एक जो है क्या किया है, एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। इसको जो है केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दिया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को विकास के लिए जो है युवाओं का नेतृत्व को विकास पर बल देना है, ठीक है। इसका मेरा युवा भारती एक स्कीम है, स्वायत्त निकाय है, केंद्र सरकार के द्वारा है। इसका उद्देश्य यही है। देश में कुल जो है 40 करोड़ युवा है, याद रखेगा। और सबसे अधिक युवा कहाँ है, अपना बिहार में है, ठीक है। 15 से 29 वर्ष की आयु में का युवा है कितना, 40 करोड़। 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर इसको जो है राष्ट्र को समर्पित है। तो जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए, अक्टूबर में बहुत महान व्यक्ति का जन्म दिवस मनाए। किसका पहले तो महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को मनाए। फिर लाल बहादुर शास्त्री का भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए, जानते हैं। खासकर में जो है पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो देश में मृत्यु हुआ है ना, तो उसका भी 2 ही अक्टूबर को मुगलसराय में जन्म हुए थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का होगा, फिर अभी जयप्रकाश नारायण के बारे में बोले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को ये आपको क्या कर दिया गया, लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अनुराग ठाकुर ने जो है एनिमेटेड सीरीज है एक केटीवी। इसमें क्या है ना कि 1500 से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है उसको एनिमेशन के द्वारा उसको दिखाया जाएगा। और कौन सीरियल, केटीवी। ये जानते हैं भारत के 12 भारतीय भाषा और 7 जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा में इसको डबिंग करके दिखाया जाएगा, केटीवी। तो अगर आपको पूछ देता है कि केटीवी क्या है तो कह दीजिएगा कि ये एनिमेटेड सीरीज है, अनुराग ठाकुर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 1500 से लेकर 1947 तक का जितने भी स्वतंत्रता गुमनाम नहीं, हम लोग अभी जो है आप लोग का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो है यहाँ पे एक सीरीज चलाए थे कि नहीं, जो भी गुमनाम है जिसको इतिहास के पन्ने में जगह नहीं मिला तो उसको याद किया जाए। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं क्योंकि जो अपना बलिदान दिए, योगदान दिए, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे माता कौन, और ये क्या नाम था उसका, बंगाल की थी, हाँ, माता हाजरंगी, हाँ। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आदमी नहीं जानते हैं उसको, तो उसी के बारे में। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिक को वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया है। देखिए, अभी आपको बता रहे थे, तो बहुत सारा ऑपरेशन है। अभी थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा जयशंकर द्वारा घोषणा किया गया था, ठीक है। ये बात याद रखना है। कब तारीख से, 7 तारीख से शुरू हुआ, याद रखिएगा। 7 अक्टूबर को हमास जो है इजराइल पर रॉकेट
मतलब लगा था 5,000 के करीब करीब, ठीक है, 10-15 मिनट में। तो ये बात याद रखना है। अभी इसके आयरन डोम और मरकबा, इसका मरकबा टैंक है और आयरन डोम क्या है, इसका एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सब भी ये थोड़ा याद रखेगा। तो अभी हम लोग जो है जो शुरू किए हैं अपना नागरिक को लाने, लगभग 18,000 नागरिक फंसा हुआ है वहां पे। कितना कहिएगा? 18,000 नागरिक फंसा हुआ है और एक गुना लगेगा जी। 18,000 नागरिक फंसा हुआ है वहाँ तेल अवीव में। हम लोग का राजदूत राजदूत तेल अवीव में ही रहते हैं, हम लोग का जो भारतीय राजदूत है। तो वहाँ पे कौन सा चल रहा है? ऑपरेशन अजय। ये याद रखेगा, क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अजय। 3-4 गो आप ऑपरेशन बता देते हैं, कहिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के साथ। अभी बोले ना 2021 को सब कुछ अब लड़ाई हो, मतलब बहुत गड़बड़ हो गया था, अशरफ गनी की सरकार गिर गई थी, तब से तालिबान वहां पे हुकूमत कर रहा है। तो वहां देवी शक्ति ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, आप याद रखिए 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था यूक्रेन और रूस के बीच। अभी भी जंग जारी है, ठीक है ना, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो जलेसंगी, तो वहीं पे चला था ऑपरेशन गंगा, ये समझ गए। ऑपरेशन सुकून, देखिए ये जो है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है लेबनान, वहां पे गोलन हाइट है। लेबनान और इजराइल के बीचों बीच गोलन हाइट है, ठीक है। तो कोई अगर आपको पूछ ले कि गोलन हाइट क्या है, क्या कहिएगा? लेबनान, इजराइल और सीरिया का ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, वहीं से गोलन हाइट है। तो लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था 2006 में। तो वहीं से जो है लेबनान से जो हम लोग लेके आए थे, ठीक है, 2006 में। तो उसका नाम ऑपरेशन सुकून। मैं जानबूझ के इस ऑप्शन को डाला हूं इस वजह से, क्योंकि जब ऑपरेशन अजय की बात होगा तो एग्जामिनी अगर कोई भी क्वेश्चन अगर फ्रेम करता कोई भी एग्जाम में, तो सुकून डालना ही डालना है, ठीक है। और आपको मिलान करने के लिए दे दीजिएगा तो फंस जाइएगा। तो ऑपरेशन अजय इजराइल के साथ हो जाएगा, ऑपरेशन सुकून लेबनान से लेके आए थे। लेबनान का राजधानी बैरूत है। ऑपरेशन राहत यमन में, जो हौती विद्रोह जानते हैं ना, हौती विद्रोह आपका यमन में चलता रहता है। तो वहां पे आपका 2015 में हुआ था ऑपरेशन कावेरी। सूडान में अभी आपका विद्रोह हो गया था, ठीक है, सूडान। तो वहीं से ऑपरेशन कावेरी। अब यहाँ पे और 2-3 आपका ऑपरेशन ये है, और भी ऑपरेशन है। जैसे आपका ऑपरेशन मेघदूत है, ठीक है। ऑपरेशन क्या बोलते हैं, वंदे भारत है। वंदे, हाँ वंदे, वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे वंदे मातरम है, ठीक है। उसके बाद आपका समुद्र, ये क्या बोलते हैं, मैं समुद्र सेतु है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिए, हाँ बोल ही देते हैं। समुद्र सेतु जो है ना, कोरोना के काल में जो है विदेशों से जो लोग को लेके सहायता कर रहा था, उसको समुद्र सेतु, ठीक है। अब एक था वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या था? ये भी जो है कोरोना के काल में जो है ऑपरेशन चलाया गया था, लेके आया गया था लोग को हवाई जहाज के। तो समुद्र सेतु हो जाएगा आपका किसमें? नौसेना। और आपका वो जो बोले हैं वंदे भारत मातरम, तो वो आपका कौन सा? वायुसेना सा हो जाएगा। और क्या बोले हैं? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन सूडान तो बोले ही दिए। और ऑपरेशन छूटा क्या? हाँ बस इतना ही ऑपरेशन है, और कुछ ज्यादा ऑपरेशन है तो देख लीजिएगा। मगर ये आपका हिटेड है, तो ये ऑपरेशन अजय याद रखिएगा। इजराइल से तेल अवीव से जो है अपना राजदूत में जाके वहां पे क्या कीजिए, पंजीकरण कीजिए। और भारत अब तक लगभग 250 के करीब करीब व्यक्ति को लेके आया गया है, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान के साथ गया। हाँ, ऑपरेशन दोस्ती, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑपरेशन दोस्ती ना अभी हुआ था, आपको हुआ था, क्या आया था, बहुत ज्यादा भूकंप आया था आपके कहाँ पे, तुर्की सीरिया वाला एरिया में। तो ऑपरेशन दोस्त हम लोग चलाए थे, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त भी याद रखिएगा, ठीक ना। पूछ लेता है ये सब चीज आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑपरेशन दोस्त कौन हो जाएगा? तुर्की और सीरिया। चलिए, सीरिया का राजधानी दमिश्क। हाँ, इजराइल से कौन कौन देश सीमा साझा करेगा? याद रखिएगा, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई चल रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना, कुछ ना कुछ पूछेगा। राजधानी हो, मिलान हो, वहां की कुछ भी पूछना ही पूछना है। हाल ही में 37वां राष्ट्रीय खेल के लिए तारीख की घोषणा, यानी कहने का मतलब है 37वां राष्ट्रीय खेल का घोषणा, मतलब होने का घोषणा की कब खेला जाएगा। तो ये 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में खेला जाएगा, पहली बात है। 36वां कहाँ हुआ है? तो 36वां कहिएगा आपका गुजरात में हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। क्या कहिएगा? लाहौर में हुआ था, ठीक है, 1924 में। उस टाइम उसको क्या कहते हैं? भारतीय ओलंपिक के नाम से जाना जाता था। फिर लास्ट में जो है इसका नामांकन चेंज कर दिया गया, कब? 1938 में इसको राष्ट्रीय खेल कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले लाहौर में, लाहौर जो है कहाँ है भाई? अभी पाकिस्तान, अविभाजित भारत का लाहौर में ये खेल हुआ था, याद रखिए। तब से हम लोग खेलते हैं राष्ट्रीय खेल। अभी 37वां संस्करण होने वाला है गोवा में। गोवा के जो है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, उसी ने जो है घोषणा किया। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? टीएस ये श्रीधरन पिल्लई है, ये याद रखना है। 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। 38वां यहाँ पे क्या होगा? 38वां होगा, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, सबसे अधिक पदक आपका कौन लेके गया था? महाराष्ट्र लेके गया था। सेकंड नंबर में आपका 36वां बोले है ना, 36वां जो है आपका जो हुआ था कहाँ पे? हाँ, गुजरात में जो हुआ था। सबसे अधिक सेना, गलत बोले हैं, वो नहीं, दूसरा नंबर था महाराष्ट्र, ठीक है। क्या कहिएगा? महाराष्ट्र दूसरा नंबर में था, ठीक है ना। सबसे अधिक सेना महाराष्ट्र, फिर आपका हरियाणा लेके गया था। अब 37वां होने जा रहा है कहाँ पे? आपका गोवा में। गोवा का 2 चीज अभी जो है, गोवा काजू को जीआई टैग मिला है। ये मनपुरा डाम भी वहां का जो है आपका जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो गोवा के बारे में थोड़ा सा जानते चलिएगा। इस बार कुल 33 खेलों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। कैसे खेल? 33 खेल,
इसमें कुछ नए खेल को भी शामिल किया गया है, जैसे क्या कहिएगा फुटबॉल, अभी आपको बोले ना ओलंपिक में जो है आपका क्या कुछ खेल को शामिल किया, 5 खेल, जिसमें किससे आपको बेसबॉल बोले थे, उसके बाद आपको क्या बोले थे, स्क्वैश बोले थे, फिर क्रिकेट बोले थे। तो उसी तरह से राष्ट्रीय खेल में भी कुछ शामिल किया गया, कौन हो गया, फुटबॉल है, गोल्फ, रोल बॉल है, स्पेस कटकाड़ा है, ये सब शामिल किया जाएगा। टोटल 5-6 खेल है, ठीक है। इसके अलावा नौकायान ताइक्वांडो को भी प्रतियोगिता में फिर से वापसी कर रहा है, कहने का मतलब इसको निकाल दिया था नौकायान और ताइक्वांडो को, फिर से जो है इसको शामिल किया। राष्ट्रीय खेल ओलंपिक शैली का स्पर्धा है, टोटल 33 इसमें स्पर्धा होगा, जिसमें कई खेल शामिल है। इस प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार 1924 में, जो आपको बोल दिए, अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। पहला एशियाई खेल दिल्ली में 1951 में, पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में कहां पे, लाहौर में, ठीक है। उसके बाद 1938 में इन्हें भारतीय ओलंपिक खेल के रूप में जाना जाता था। उसके बाद 1938 तक भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था, फिर इसको नाम राष्ट्रीय खेल कर दिया गया, ठीक है। चलिए देखिए, हम भी थक जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बार बताना होता है। आरबीआई ने केवाईसी और अन्य नियमों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 5 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो देखिए, ये बात जानिए पहले आप, आरबीआई, ये जितने भी बैंक का रेगुलेट करने वाला बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। आरबीआई का स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949। आरबीआई का वो कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। तो केवाईसी क्या है, नो योर कस्टमर, ठीक है, अपने ग्राहक को पहचानिए जानिए, इसी का उल्लंघन के लिए कौन किया है भैया, तो क्या किया, पेटीएम। देखिए, एक जो है ना विजय शेखर शर्मा जी थे 2010 में, ये जो है अपना जो है पेटीएम का शुरुआत किया था। ये क्या है ना, पे थरो, हाँ ये क्या है ना, पे कीजिए, टी से टी से क्या होता है थरो, और एम से होता है मोबाइल, मतलब पे थरो मोबाइल, मोबाइल से जो है पे कीजिए, इसका फुल फॉर्म वही है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, उसी को जो है लगा दिया है आरबीआई का उल्लंघन, कि आप जो है नियम का पालन नहीं किए तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 5 करोड़ 39 लाख रुपया, ये आपका हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। चल, आरबीआई के बारे में तो अभी आपको बोल ही दिए हैं, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है, लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़े, बहुत क्वेश्चन है अभी। भारतीय प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काई रूट किस देश का उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौता किया। देखिए, स्काई रूट जो है भारत का एक प्राइवेट स्पेस, किसके अंदर, इसरो के अंदर काम करती है, प्राइवेट है, ठीक है। 2018 में इसका स्थापना हुआ। अभी फ्रांस का एक कंपनी है, उसके साथ जो है ये क्या किया है, ये अपना जो है समझौता किया है और बोला है कि हम आपका क्या करेंगे, आपका जो है उपग्रह को प्रक्षेपण करेंगे। होता क्या है ना, हम लोग भूमध्य रेखा के बहुत बगल में पड़ते हैं, और हम लोग का जो है ना कोई भी प्रक्षेपण करने में कम लागत पड़ता है, तो कोई भी देश चाहता है कि कम खर्चा में। अभी हम लोग ब्रिटेन का भी बहुत सारा छोड़े थे, सिंगापुर का भी छोड़े, बहुत कम, बहुत देश का छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, शायद ये। तो हम लोग जो है ना थोड़ा सा स्पेस को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ करके इसमें थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा ये आपका कहने का मतलब है एरोस्पेस, मतलब इस क्षेत्र में इसका जो है अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा योगदान देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग पहल कर रही है। तो एरोस्पेस जो है कंपनी, स्काई रूट जो है कंपनी जो है, कौन सा देश हो जाएगा, फ्रांस देश के साथ मिलकर के क्या करने वाला है, उपग्रह लॉन्च करने वाला है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उससे गठिया दिवस मनाते हैं, यानी अर्थराइटिस, आप लोग तो जानते हैं गठिया दिवस, जोर जोर पे दर्द होता है, आदमी परेशान हो जाता है, तो वही 12 तारीख को मनाते हैं, हर बार मनाते हैं। इस वर्ष का थीम भी ये जो है क्या है, आपके हाथों में है, इस बार ध्यान दें। कहने का मतलब है कि ये आपके हाथों पर है, इस पर ध्यान दें। तो कब मनाते हैं, 12 अक्टूबर को। 10 तारीख को क्या मनाते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, जयप्रकाश नारायण डे, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री दिवस, यहाँ पे मुगल सराय में, दूसरे प्रधानमंत्री। 31 अक्टूबर को क्या मना लिए, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जानते हैं ना, स्टेच्यू सबसे दुनिया का सबसे ऊंची जो है प्रतिमा है, कहाँ पे है आपका, तो आप गुजरात में पड़ता है, खगड़िया में, ठीक है, वहीं पे किए, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। इसका जो है वस्तुकार कौन थे, तो क्या जानते हैं, राम सुतार जी थे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको तो हम इतना रिवीजन करा देंगे ना, स्मार्ट बना देंगे। खाली वीडियो को जो भी बताते हैं उसको रेगुलर देखते रहिए। किस भारतीय एथलीट को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामांकित, तो इसके बारे में अभी आपको बोल दिए हैं कि नीरज चोपड़ा जी हैं, ये कई टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेके आए, ठीक है। 7 तारीख को फेंका था कौन, भाला, कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक में। इसी वजह से 7 तारीख को हम लोग क्या भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ये जो है कहाँ के हैं, गुजरात बोलते हरियाणा के हैं, ठीक है। ये अभी आपका एशियन गेम में भी 88.88 फेंक करके गोल्ड लेके आए हैं। आपका बुडापेस्ट में हुआ था, विश्व एथलेटिक्स हो रहा था, वहां से भी गोल्ड लेके आए हैं, ठीक है। ये अभी जो है आपका स्विट्जरलैंड में एक जो है लुसाने वो डायमंड लीग होता है, वहां से भी लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद दोहा लीग भी, कतर में जो दोहा लीग होता है वहां से भी गोल्ड लेके आए हैं, बहुत सारा लेके आए हैं। इस बार 2023 का बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी को जो है ये एथलीट ऑफ द ईयर के लिए इसको चुना गया। और जान लीजिए इसको एक जो है ना, जैसे लॉरियस जो है, एक लॉरियस अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो लॉरियस का एम्बेसडर भी इसी को नियुक्त किया गया अभी अपना नीरज चोपड़ा जी को। तो याद रखिएगा, ये भारत का भविष्य भैया, ये बहुत जबरदस्त अपना नाम कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
चलिए चलिए, अगला क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देश के सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान, तो कल इसके बारे में बढ़िया से बताया है। ज्यादा लंबा लेके लंबा चला जाता नहीं बताएंगे। 111वां है, पिछले बार 2022 में 107वां था। पाकिस्तान को 102वां है और श्रीलंका को 60वां है। ठीक है, ये श्रीलंका का है। ठीक है, ये श्रीलंका का है, ये याद रखिएगा। ये पाकिस्तान का है। कल तो बहुत बुरी तरीके से कुत्ते की तरह चलिए आएंगे। उसके बाद हम लोग का कितना है, 111 है। कितना है, 111 है। पिछले बार कब था, 107 था। चलिए ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आयरलैंड की एक संस्थान है। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और हंगरी का एक संस्थान है, क्या है, हंगर हेल्थ। ठीक है, वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा संयुक्त रूप से ये प्रकाशित किया जाता है। कल का वीडियो में अच्छी इसके बारे में हम बढ़िया डिटेल से बताएं, जाके देख लीजिएगा। इसको 4 पैमाने में मापा जाता है। ठीक है, चाइल्ड स्टैंडिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, कुपोषण, बाल मृत्यु दर, एकदम बढ़िया से बताएं सारा चीज, कौन संस्था का क्या काम है, और भी सारा खुशहाली रिपोर्ट है, सब कुछ बता दिए। ठीक है, तो देखिएगा आपको सब मिल जाएगा। चलिए, तो क्या है ना, इस रिपोर्ट का इस जो ये रिपोर्ट निकाला है, तो इस रिपोर्ट का मकसद क्या है, दुनिया भर में भूख को कम करने के लिए कार्यवाही शुरू करना है। ठीक है, जीएचआई स्कोर 100 पॉइंट के स्केल पर मापा जाता है। यानी कहने का मतलब है 0 से 100, जिसका 100 होगा उसका घटिया होगा, जिसका 0 होगा उसका अच्छा। जैसा बेलारूस है, हंगरी है, चाइना है, बहुत सारा ऐसा देश है, नॉर्वे, बहुत सारी छोटी छोटी देश है जिसको जीरो हंगर है। जीरो हंगर अगर आपको यहीं पे कहेगा ग्लोबल, ये क्या बोलते हैं उसको भाई, एसडीजी है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है ना, हाँ एसडीजी बोलते हैं ना, एसडीजी, हाँ भाई एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, 2016 से इसको प्रारंभ किया गया है। 2015 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको बैठक हुआ था, और 2016 में 2030 तक पाना है। तो उसका किसमें आ जाएगा आपका हंगर इंडेक्स, यानी भूखमरी, जीरो भूखमरी करना है कब तक, 2030 तक एसडीजी के गोल में रखा गया है। किस कौन सा गोल, दूसरा में। ठीक है, आप समझ जाइए, गरीबी खत्म करेंगे 1 में रखा है एसडीजी, और हंगर इंडेक्स को 2 में रखा गया है। आपको जीरो हंगर करना है, तो संभव है। अभी भी कितना मिलियन लोग इसमें प्रभावित मालूम है, 735 मिलियन। समझ जाइए, भारत का स्थिति तो इतना गड़बड़ है कि आपको क्या बताएं। पाकिस्तान हम लोग से अच्छा है, बताइए, जहाँ पे रिसेशन आया हुआ है, लोग खाने के बगैर तरफ रहा है वहां पे, अब जान लीजिए, तो हम लोग से अच्छा स्थिति है वहां पाकिस्तान का। श्रीलंका इतना बड़ा रिसेशन आया था, अभी भी कर्ज के तले दबा हुआ है, मगर कितना 60 पोजीशन में, हम लोग कितना 125 देश में से 111, और दिन प्रतिदिन हम लोग का स्थिति गड़बड़। आप यहाँ पे देख लीजिए, 2020 में 94, 21 में 101, 2022 में 7, 2023 में 11 में पहुंच गए। समझ रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में, मतलब भारत में। जीएचआई, चलिए आइए, 0 से लेके, 0 सबसे अच्छा माना जाता है। भारत इस स्कोर कितना पाया है, तो किसको क्या 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 कहिएगा, ये जो है ना, भारत को जो है बहुत क्या कहिएगा। चलिए, तो भारत को कितना स्कोर प्राप्त हुआ है, 28.7 प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़े। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी बताएं आपको, इजराइल के द्वारा ये विकसित किया गया था 2011 में। 2 कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। राफेल राफेल एक कंपनी था, और एक जो इजराइल का एरोस्पेस कंपनी था, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। ये विश्व का जो एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। बट इतना हमला हो गया कि इसका जो है इस बार थोड़ा सा एक आयरन डोम का, और एक मोसाद। ये मोसाद क्या है, इजराइल का गुप्तचर संस्था है, जैसे हम लोग का है ना रॉ, या फिर और कुछ भी, तो उसी तरह से वहीं का मोसाद है। ठीक है, माना जाता है पूरे विश्व में मोसाद से जबरदस्त खुफिया एजेंसी किसी के पास नहीं है। ठीक, क्योंकि इसके पास जो है ना सैटेलाइट भी लोग जो है गुप्तचर, मतलब नहीं बोलते हैं, जो है सूचना जो है उसका सैटेलाइट भी ऊपर लोग जो है भेजा हुआ है इसके पास। इन सब चीज के लिए बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी होता था। ठीक है, ये 2 चीज का इस बार इसका बहुत खिंचाई हुआ है। एक आपका ये क्या बोलते हैं आयरन डोम का, और दूसरा आपका मोसाद का, कि इतना बड़ा हमला हो गया, मोसाद को पता कैसे नहीं चला। ठीक है, क्योंकि उसका गुप्तचर संस्था पूरे विश्व में अगर किसी को कुछ चीज का जरूरत होता है तो मोसाद से हेल्प लेता है कि भाई बताओ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, हर एक चीज खुफिया, हर जगह, सब जगह के सेना में उसका आदमी घुसा हुआ है। इतना जबरदस्त माना जाता है, इतना बड़ा हमला हो गया उसको पता ही नहीं चला मोसाद को कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये 2-3 चीज याद रखिएगा। ये आपका आयरन डोम, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, जो क्या करता है, जमीन से हवा मार करने में सक्षम है। कोई भी अगर आपका मिसाइल आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर क्या है ना, रडार है। ये रडार से क्या ट्रैकिंग कर लेता है, और अपने आप ऑटोमेटिक करता है, ट्रैकिंग करके उसको मार गिराता है। इसी का नाम है आयरन डोम। याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मोसाद के बारे में बोले, मोसाद वहां का गुप्तचर एजेंसी है। पूरे विश्व में जो है मोसाद को नंबर 1 इंटेलिजेंस माना जाता है। बोला जाता है कि कोई भी काम हो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का भी जो है ना आपका क्या बोलता है, ये FBI, ठीक है, तो वो भी उसका बेकार है ना, मतलब इसके तरह नहीं है। तो ये बात आपको, और एक मरकबा टैंक है, उसका बहुत सॉलिड टैंक है, लेटेस्ट बनाया है,
ठीक है, वो भी टैंक पूरे विश्व में विख्यात है। तो वो याद रखना है आपको, 3-4 चीज इजराइल पे याद रखना है। देखिए हम लोग को युद्ध के बारे में नहीं जानना है कि कौन किसका क्या है नहीं है, हम लोग को जो जानना है वो पे ध्यान दीजिए कि हाँ कौन सा ऑपरेशन के तहत हो रहा है। तो हमारा जो अटैक किया था वो ऑपरेशन का नाम क्या रखा था वो लोग, अलास्का स्टॉर्म रखा था, याद रखिएगा। या अलास्का फ्लड, अलास्का जो है मस्जिद है उसी के नाम पे रखा है अलास्का फ्लड। और इजराइल जो कर रहा है ये रखा है शॉर्ट्स ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अलास्का फ्लड कहेगा तो हमास रखा है, तो इजराइल जो करेगा किस पे, आपका क्या बोलता है हमास पे अटैक, उसका नाम क्या रखा है वो लोग, इसको लिखा है शॉर्ट्स ऑफ आयरन रखा है। तो आपको ये 3 चीज याद रखना है। तो आयरन डोम उसका क्या है, ये एक आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो कहाँ पे जमीन से हवा मार करती है, थोड़ा बता देते हैं। चलिए, ये एयर डिफेंस छोटी दूरी मार जमीन से हवा मार करने के वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें जो है एक रडार होता है, इस मिसाइल से क्या होता है, इसे क्या जैसे ही मिसाइल से हमला होता है ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और मिसाइल को ट्रैक करता है और मिसाइल को मार गिराता है। ये किसके बारे में कह रहा है, ये आपका आयरन डोम के बारे में कहता है। इस सिस्टम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो अभी आपको बोले हैं, ठीक है, राफेल, हम लोग के पास भी राफेल आया हुआ है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो इजराइल एयर, ये एक वो राफेल हो गया, और दूसरा कौन है, इजराइल एयर कौन है, एरोस्पेस कंपनी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था और ये कब से आपका सेवा दे रहा है, 2011 में इसको विकसित किया गया था। तो थोड़ा सा इजराइल का फोटो आपको फिर से दिखा देते हैं, आपको हम इजराइल को याद करा देंगे। वो बात पता है क्या याद कराएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए भूमध्य सागर है, इधर भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर का कुंजी जिब्राल्टर को कहता है भूमध्य सागर। और ये क्या बोलते हैं, लाल सागर को जोड़ने वाला नहर सुएज नहर, ये भी बात आप लोग जानते हैं। चलिए, तो इधर इधर क्या कहिएगा, इधर पश्चिम में भूमध्य सागर है, उत्तर में लेबनान है, उत्तर पूर्व में सीरिया है, और इधर पूर्व में क्या कहिएगा, जॉर्डन है, और इधर दक्षिण में क्या कहिएगा, सिनाई पेनिनसुला, जिसको मिस्र कहता है। इसका आपको एरिया, इसका पड़ोसी देश बिल्कुल याद रखना है। तो क्या कहिएगा, अगर कहेगा कि ये इजराइल के उत्तर में कौन देश है, तो क्या कहिएगा, लेबनान कहिएगा। लेबनान का राजधानी अभी बोल रहे हैं आपको, लेबनान का राजधानी बैरूत है। उसके बाद ऊपर में आइए, उत्तर पूर्व में कहिएगा तो क्या कहिएगा, सीरिया। सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमिश्क, सीरिया, ठीक है, सीरिया है, ठीक है ना। यहीं पे आपका देखिए, ये आपका गोलन हाइट है, यहीं पे भी बात चलता है गोलन हाइट। अगर आपको कहेगा कि गोलन हाइट किसके किसके बीच विवादित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज आपका ऊपर उठ के आ गया है। तो ये है आपका वेस्ट बैंक, ठीक है, ये है आपका वेस्ट बैंक, ये है आपका गाजा। ये तो पहले वाली बात थी। अब का बाद ये पहले जो है 1947 से पहले ये पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। अब यहाँ पे देखिए क्या हाल है, ये देखिए, ये है, इसको हम लोग क्या बोलता है, वेस्ट बैंक है। यहाँ पे जो है आपका किसका, फतह, एक पार्टी है फतह, ठीक है, फतह याद रखिएगा। अरे यार क्या लिख रहे हैं, ठीक है, एक पार्टी क्या है, फतह, फतह एक पार्टी है। इसी पार्टी के द्वारा आपका किसमें, यानी वेस्ट बैंक पे शासन किया जाता है। और यहाँ पे किसके द्वारा शासन किया जा रहा था, 2006 से किया जा रहा था, किसके द्वारा, क्या कहिएगा, हमास। हमास क्या है, यहाँ का जो है शासन प्रशासन चल रहा था कब से, 2006 से, ठीक है। चरमपंथी कुछ देश जो है इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है, ठीक है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, इसको आतंकवादी कहता है, ठीक है। कुछ देश जो है इसको मतलब राजनीतिक पार्टी कह रहा है, कोई इसको कह रहा है कि अपना देश के लिए लड़ रहा है। तो अलग अलग पार्टी, अलग अलग लोग का मानना है। आप क्या कहिएगा, आप डिसाइड कीजिए। हम तो इसको चरमपंथी समूह कहेंगे, ठीक है। तो ये एक चरमपंथी समूह है, ये जो है अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कह रहा है कि ये पूरा देश हमारा है, ठीक है। तो यहीं पे रहता है हमास, और कहेगा कि यहाँ पे कौन रहता है, तो यहाँ पे क्या कहिएगा, फतह, ठीक है। और पूरे विश्व में जो है इजराइल, जो मान्यता दिया हुआ फिलिस्तीन को, तो यही फतह पार्टी का यही आपका इजराइल है। यहीं पे आपका यही इजराइल कहते हैं फिलिस्तीन, जिसको हम लोग वेस्ट बैंक कहते हैं। यहाँ से जॉर्डन नदी आता है और यहाँ पे आके आपका मृत सागर है, डेड सी में आके गिर जाता है। ये बात आपको याद रखेगा। तो जॉर्डन नदी के जो पश्चिम वाला साइड में होगा, इसी वजह से ये वेस्ट बैंक है। और ऊपर में आइएगा, यहीं पे आपका यरूशलेम, यरूशलेम पे एक वीडियो पूरा अच्छा से हम बना दिए हैं, ठीक है। तो जाके जो भी भाई बंधु देखना चाहते हैं जाके वहां देख सकते हैं। बहुत बढ़िया से बताया कि कैसे चीज उदय हुआ, एकदम उदय से बताए हर एक चीज, ठीक है। 1950 तक का घटना बताए, उसके बाद का भी एक वीडियो और बनाएंगे, फिर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाजा पट्टी में देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे लगभग 23 लाख आदमी रह रहा है, 23 लाख। अभी जो है ना, अभी आपको बता रहे हैं 23 लाख आदमी रह रहा है। अभी जो है ना, इजराइल बोला है ना कि जितने भी बहुत सघन आबादी है यहाँ पे, बहुत सघन आबादी है। इजराइल बोला है कि जितने भी लोग रहते हैं यहाँ से आप लोग 1 सप्ताह का समय दिया है, ठीक है। अभी तो 24 घंटा का समय दिया था कि जल्दी यहाँ से निकलिए, नहीं तो हम यहाँ पे बमबारी करने वाले हैं। क्योंकि हमास जो चरमपंथी समूह है, ये लोग क्या किया ना, यहाँ पे सुड़ंग उड़ंग बना दिया है और बोल रहा है कि इसको पूरा खत्म करना है। तो बहुत ज्यादा सघन आबादी है
इसी को बोलते हैं हम लोग गाजा पट्टी, ठीक है। तो किससे किससे सीमा कर, अगर कोई कहेगा कि गाजा किससे किससे साझा सीमा करता था, क्या कहिएगा? इधर सिनाई पेनिनसुला है जो मिस्र की तरफ पड़ता है, और ये भूमध्य सागर है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कहेगा कि वेस्ट बैंक किससे किससे करता था, क्या कहिएगा? इधर आपका क्या हो जाएगा? इधर आपका जॉर्डन हो जाएगा और इधर आपका इजराइल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया? वेस्ट बैंक, ठीक है ना। तो वेस्ट बैंक में देखिए, इससे पहले जो ना पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, ये पीएलओ से ही सब निकला। हमास पीएलओ से, हमास का स्थापना 1987 में, याद रखिएगा 1987 में, और पीएलओ बना था आपका 1900, मतलब कहने का मतलब है 1948 के बाद, यानी ऐसे मानिए 65, ये जो 6 डे वार हुआ था ना 1967 को, उसके बाद आपका जो है पीएलओ बना, ठीक है ना, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर बाद में चल करके इसी पीएलओ से निकला आपका हमास 1987 में, ठीक है। फिर ओस्लो अकॉर्ड होता है 1993 में, ठीक है। ओस्लो अकॉर्ड को नहीं मानने के वजह से फिर ये पूरा एरिया रहता है किसके पास? इजराइल के पास। 2005 में फिर इसको दिया जाता है आपको, किसको? हमास को। यहाँ पे चरमपंथी जो समूह था वो यहाँ पे इलेक्शन भी जीतता है, तब से लेकर अब तक शासन प्रशासन इसका हमास ही चलाता है। इसी हमास को जो है हिजबुल्लाह, यहाँ पे लेबनान का जो है ना, ये भी चरमपंथी समूह है, कई देश में फैला हुआ है हिजबुल्लाह, लेबनान में है, सीरिया में है, जॉर्डन में है, बहुत जगह है। इससे ज्यादा, हमास से ज्यादा शक्तिशाली चरमपंथी समूह है। ईरान का फुल सपोर्ट है, ठीक है, एकदम कुछ नहीं समझता है। कई साल पहले भी जो है यहाँ पे जो है आपका दो बमबारी किया था गोलन हाइट में, गोलन हाइट को लेकर के यहाँ पे विवाद रहता है। तो ये सब याद, ये सब जगह याद रखिएगा। क्या क्या बोले हैं? गोलन हाइट, ये आपका वेस्ट बैंक, ये आपका गाजा पट्टी, ये सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पे अकाबा की खाड़ी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आपको हमेशा पूछता ही रहेगा कि कौन सीमा साझा करता है, कौन सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका महत्वपूर्ण है। चलिए, कहाँ थे? मुद्दे से भर रख चुके हैं। आगे 54 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, देखिए अभी आपको बताते हैं 54 में भारतीय, देखिए ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रत्येक वर्ष किया जाता है, गोवा में होता है, ठीक है। तो एक हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता है माइकल डगलस, ठीक है। इसको जो है ना, इसको अभी बता रहे थे ना आपको, लॉस एंजलिस हॉलीवुड में, वहीं पे आपका जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। 1927 में ऑस्कर समिति का गठन होता है, 1929 में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। भारत में पहली बार ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भानु आतिया थी, गांधी फिल्म का जानता है ना, उसी का जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। तो उसके बाद जो है ना सत्यजीत रे, इसको भी जो है आपको दिया गया है क्या? ऑस्कर अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे जो है पाथेर पंचाली फिल्म के डायरेक्टर थे, ठीक है ना। तो इसको भी आपको, ये बहुत ज्यादा बीमार थे, ये जा नहीं पाए थे, तो वो जो है ना आपका ऑस्कर अवार्ड का जो आपका कमेटी होता है वो आया था इसको देने के लिए, सत्यजीत रे को अवार्ड, ठीक है ना। तो यही अवार्ड इस बार दिया जाएगा, किसको? लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जा रहा है, माइकल डगलस को दिया जाएगा। ये जो है अभी आपका, ये है ना अपना अनुराग ठाकुर, वो जो है घोषणा कर दिए हैं कि सत्यजीत रे जो अवार्ड है किसको दिया जाएगा? माइकल डगलस को। और माइकल डगलस को जो है आपका ये दिया, ऑस्कर अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है ना, ये माइकल डगलस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। लाइफ टाइम सत्यजीत रे, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको? सत्यजीत रे को। कहवा 54वां, ठीक है। ये कहाँ होता है? तो क्या कहिएगा? गोवा में होता है। इसके पहले भी और भी फीफा है, सॉरी फीफा बोलता है, आईफा है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ठीक है, फिल्म फेयर है, हम बता चुके हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर बोलेंगे समय लग जाएगा। सीबीआई के विशेष निदेशक आईपीएस, देखिए सीबीआई का एक निदेशक, पहले ये जानिए सीबीआई का स्थापना 1963 को, ठीक है। इसका निदेशक होता है जिसको परवीन सूद, ठीक है ना, परवीन सूद को बनाया गया। तो एक विशेष निदेशक बनाया गया, किसको? आईपीएस डीसी जैन को, ठीक है ना, डीसी जैन को, ये याद रखिएगा। जब सीबीआई का बात आया तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, सबसे पुराना कहेगा जितना भी है, तो इसमें कौन? आईबी है। इसको जो है 1887 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और आईबी के कौन है भैया? तो इसको काउंट करिएगा, इसको जो है कौन? सामंत गोयल है, ठीक है, इसके सामंत गोयले हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आईबी हो गया, उसके बाद आपका एक कौन सा आता है? रॉ, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग होता है ना, इसका जो है कब? ये आपका, ठीक तो बोल रहे हैं, 1968 में इसका स्थापना हुआ था। इसका कौन है? तपन कुमार डेका है, ठीक है। इसका जो है, इसका महानिदेशक कौन है? तपन कुमार डेका है। आईबी के गोयल जी हैं, सामंत गोयल जी हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे को तो लगता है वही है। उसके बाद जो है आईबी आपका सीबीआई का कौन है? तो परवीन सूद है, और इसका विशेष महानिदेशक बनाया गया। इसका स्थापना सब मिलाने के लिए दे देता है कि सबसे पहले सीबीआई आईबी रॉ, ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे करके लिख दीजिए सीबीआई आईबी रॉ, मिलान करने के कि पहले 1 2 3 ऐसे करके तो दे देता है। तो इसका स्थापना सब थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए, मलयाली फिल्म कौन? मलयाली फिल्म के एक निर्माता है पीवी गंगाधरन, इसका निधन हो गया। थोड़ा सा
न्यूज में चल रहा था ये, ठीक है, पेपर में थोड़ा आया था, तो हो सके यहाँ से कुछ पूछे, इसी वजह से मैं इसको रखा हूँ। प्रसिद्ध जो है अनुभवी पत्रकार है के सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ये कौन है? पत्रकार है। और महिलाओं का जो है 33% से बढ़ करके महिलाओं का श्रम बल भागीदारी में 37% हो गया है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी जो है नारी वंदन अधिनियम भी आया लोकसभा में, नया संसद भवन में पास भी हो गया। और ये जो है कहा जाता है कि 2029 में जो है आपका जो लोकसभा होगा, ठीक है, तो वहां पे उसको कहीं आपको दिया जाए क्या, आपका आरक्षण कितना, 33%। विधानसभा में और लोकसभा में और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करता है कौन? नारी वंदन अधिनियम। कितना अनुच्छेद में आपका आरक्षण किया जाएगा? तो विधानसभा के लिए 332 और लोकसभा के लिए क्या कहिएगा? 330, ठीक है। चलिए, तो हमको लगता है और अब क्वेश्चन नहीं है, हम भी फाइनली थक चुके हैं, अब होने वाला नहीं है। अब कुछ बच गया है, मैप वैप अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, यही है आपका माइकल डगलस, ठीक है, इसी को दिया जाएगा। सत्यजीत रे लेफ्ट हैंड। हाँ, तो सत्यजीत रे का कौन सा फिल्म बोले थे आपको? पाथेर पंजाली। अगर पाथेर पंजाली कहेगा कि पुस्तक का लेखक कौन है, तो क्या कहिएगा? विभूति विभूषण बंदोपाध्याय है। और फिल्म कौन बनवाए थे? तो आपका कहिएगा यही सत्यजीत रे। और इसको क्या मिला था आपका? तो ये पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार मिला था, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार कब से देता है? 1929 से देता है। इस बार का ऑस्कर किसको दिया है? एवरीवन एवरीवेयर को दिया गया है, ये बात आप लोग जानते हैं। इस बार का ऑस्कर पुरस्कार जो है किसको, जो है ये गाना नाटू नाटू को दिया गया था, जानते हैं कि नहीं? अकादमी पुरस्कार। तो यही है माइकल डगलस, इसी को दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफटाइम अवार्ड। चलिए, तो फिलहाल के लिए यही है, ठीक है। अब कल आते हैं कुछ लेकर के, क्योंकि सरस्वती सम्मान का भी वितरण कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ सम्मान है, ठीक है। अभी आपका जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो है उद्घाटन भी आपका हो रहा है यहाँ पे, आपका कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है ना। तो उसका जो है शुभंकर मस्कट रखा गया है, जूही, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन पे बात हुआ। हम आज ही कराना चाह रहे थे, मगर आज ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अगला कल वाले सीरीज में, जो भी महत्वपूर्ण। संडे है, कल का भी कुछ क्वेश्चन बाकी है। जो भी अगर वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, अगर कोई चीज का मांग है या कोई चीज आपको लगता है, तो आप अपना कमेंट में बात को जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी सुझाव हो तो दे सकते हैं अपने तरफ से, पहली बात। और दूसरी बात है, अपने दोस्त यार से सेशन को जरूर आप जो है क्या ये मतलब साझा कीजिए, अगले को भी लाभ मिले, कोई भी हो, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई भी कमेंट आता है या आपका प्रशंसा हमको काम करने में और बल प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारा हौसला को बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर कीजिए, जिससे हमको काम करने में एक अलग हौसला मिलता है, ठीक है। आपके लिए हम इससे भी बेहतर कंटेंट, बहुत बेहतर कंटेंट है, इससे बाहर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, मैं यूपीएससी तक का गारंटी देता हूँ, कोई भी एग्जाम हो यहाँ तक इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन वन लाइनर भी है, स्टेटमेंट वाला भी है, प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन रहता है सिर्फ न्यूज पेपर से रहता है और न्यूज से रहता है, जो बहुत ज्यादा खर्चा में रहता है। हल-बल क्वेश्चन हम नहीं चाहते हैं कि कोई कुछ डाल दिया, फालतू दिमाग बहुत समय पास। और जो भी पढ़िए रिवीजन कीजिए, सप्ते में पूरे सप्ते भर हम आपका जो है पहले डिटेल से 5-7 क्वेश्चन करके प्रत्येक दिन करते हैं, फिर संडे के दिन पूरा आपका रिवीजन। एक बार अगर जो भी चीज पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा, तो सारा चीज आपका ब्रेन में रिकॉल हो जाएगा। फिर आप नहीं, अगर एक चीज को आप 2 बार 3 बार पढ़ लेता है, देखिए 1-2 बार तो हम ही कर दे रहे हैं, एक बार पढ़ाते दौरान करते हैं, फिर कल वाला चीज को अगले दिन पढ़ाने के दौरान, देखिए अभी कितना सारा चीज को बोलते चले गए, ठीक है। तो जो भी चीज बताते हैं उसको बोलते चले जाएंगे, 2 बार 3 बार सुनिएगा। अगर आपको याद नहीं भी है, ऑप्शन अगर आपके पास आएगा तो आप उसको आराम से टिक कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं 2 बार 3 बार, एक बार पढ़िएगा, याद नहीं रहेगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है पढ़ना, कितनों पढ़ लीजिए, बिना रिवीजन के सब व्यर्थ है। तो रिवीजन करना जरूरी है, इसी वजह से मैं संडे को रिवीजन कराता हूं। जो भी पढ़िए पूरे सप्ताह, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं बार बार रिपीट करते चलता हूं। अगर मान लीजिए कुछ सीरीज देख रहे हैं, अगर आपको बार बार चीजें रिपीट होता जा रहा है, कभी इससे जोड़ के कभी इसको जोड़ के, देखिएगा मेरा पुराना वीडियो जो भी हम बनाते हैं सब चीज जोड़ के बताते हैं, इतना जोड़ के बताते हैं कि आप सोचे नहीं, एकदम जोड़ के बताते हैं। वन लाइनर तो काम ही नहीं है हमारा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करेंट, कल क्या हुआ, आज क्या होगा, कल क्या होने वाला है, सारे चीज को जोड़ के बताते हैं। अगर चीजों को ऐसे सुनिएगा तो आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठते हैं, दरोगा बैठे हैं, बीपीएससी बैठे हैं, कुछ भी बैठे हैं, बिहार एसएससी बैठे हैं, रेलवे बैठे हैं, जहां पे बैठे आपका ये कारगर होगा। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि जो भी मटेरियल है आपका ऑथेंटिक मटेरियल है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के साथ।